हेलो, मेरे पापा मेरे परिवार पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारे परिवार पर हमला कर रहे हैं? नहीं, मेरा भाई। मदद करो। ये 12 वर्षीय डैनियल जेम्स बीवर के डरावने शब्द थे जब वह पुलिस से अपने 2 बड़े भाइयों से बचाने की गुहार लगा रहा था जो उसके घर में तांडव मचा रहे थे और अंदर मौजूद सभी को मार रहे थे। लेकिन फोन कॉल शुरू होने के 1 मिनट से भी कम समय बाद डैनियल की चीखें और अपनी जान की भीख मांगने की आवाजें सुनाई दी जब तक कि लाइन कट नहीं गई। पुलिस मौके पर जल्दी पहुंच गई और उन्हें पूरे घर में फैला हुआ एक भयानक दृश्य देखने को मिला। बरामदे पर खून के छींटे मिले और अंदर से मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनाई दे रही थी। यह गुहार 13 वर्षीय क्रिस्टल बीवर की थी, लेकिन घर में मौजूद बाकी सभी लोग 2 साल की ऑटम को छोड़कर मर चुके थे। बच जाने वाले बीवर बच्चों में से एक 13 साल की एक लड़की ने बताया कि उसके भाइयों को कम से कम 1 साल से सामूहिक हत्याओं में दिलचस्पी थी। पुलिस ने संपत्ति के पिछले दरवाजे के पास हलचल सुनी और वहां अपराधी रॉबर्ट और माइकल बीवर को खून से सने हुए और मुस्कुराते हुए पाया, जैसे वे अपने के पर गर्व महसूस कर रहे हों। रॉबर्ट हंस रहा था और पुलिस से कहा कि 1 से अधिक लोगों की हत्या करने से वह खुद को भगवान जैसा महसूस करने लगा है। दुर्भाग्यवश रॉबर्ट की पूछताछ की रिकॉर्डिंग कभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन 15 वर्षीय माइकल की रिकॉर्डिंग पूरी तरह उपलब्ध है और इससे हमें यह समझने में थोड़ी झलक मिलती है कि इन लड़कों को इतना क्रूर अपराध करने के लिए क्या प्रेरित किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप शुरुआत से ही बता सकें कि जब यह सब शुरू हुआ था तब क्या हुआ था। कुछ महीने पहले उसने उन्माद और ऐसी ही चीजों के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। ठीक है। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर उसने बॉडी आर्मर खरीदना शुरू कर दिया। उसने बॉडी आर्मर कहाँ से खरीदी? ईबे और अमेजन से। रॉबर्ट के कमरे में हथियारों और बॉडी आर्मर का ढेर मिला, जिसमें मछेते, शिकार के चाकू और कटारें शामिल थीं। ऐसा लगता है कि वे महीनों से ये सब इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जब उनकी बहन क्रिस्टल ने अपनी माँ को इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे सामान्य मानते हुए कह दिया कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। वह इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकती थी। बंदूकें, उसने बंदूकें कहाँ से खरीदना शुरू किया था? उसने उन्हें ऑनलाइन खरीदा था। मुझे लगता है कि ऐसी वेबसाइटों से जैसे बर्ड्स गन शॉप और उसने 2 ग्लॉक 41 और एक शॉटगन खरीदी थी। मुझे लगता है कि वह शायद मॉसबर्ग है और फिर उसने 250 शॉटगन राउंड्स खरीदे। ठीक है। ईबे पर। और फिर मुझे लगता है कि उसने ग्लॉक्स के लिए करीब 1000 राउंड्स खरीदे। वाह, ठीक है। वह उन्हें कहाँ से लेने वाला था? अरे, गोला बारूद तो घर पर ही भेजा जा रहा था। चाकू और मछेते एक बात थी, लेकिन बंदूकें और 1000 से ज्यादा गोलियां बिल्कुल अलग मामला है। तो जब उन्होंने उसे अपने घर मंगवाया तो उन्हें पता था कि जब वह पहुंचेगा तब उनके माता पिता घर पर नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें इन सब हथियारों की जरूरत ही क्या थी? 5 लोगों को मारने के लिए 1000 गोलियां नहीं लगती। असल में पता चला कि भाइयों का प्लान इससे कहीं बड़ा था। मुझे बताओ, प्लान कैसे बनाए और क्या बातें की? प्लान बनाना, हम हर रात साजिश रचते थे। अगर वह ऐसा क्यों करना? क्योंकि उसे बस अच्छा लगता था। कहता है कि उसे सभी से नफरत है। वह सोचता है कि समाज का कोई मतलब नहीं है, और वह यह भी चाहता था कि वह कुछ अन्य मशहूर लोगों जैसे कॉलिन पॉवेल और जेम्स ई होम्स से भी आगे निकल जाए। तो क्या आप लोगों का कोई लक्ष्य था? क्या आपके पास कोई संख्या थी? वह बस चाहता था। मुझे लगता है कि वह लगभग 50 लोगों को मारना चाहता था। ठीक है। दोनों लड़के ज्यादातर रातों को देर तक जागकर बातें करते और योजनाएं बनाते रहते थे, और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे दोनों अलग अलग हत्या में रुचि रखते हैं तो फैसला हो गया और उनकी नजर में अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लड़कों के बीच उनके जीवन भर की परिस्थितियों के कारण एक गहरा रिश्ता बन गया था। उनके माता पिता अप्रैल और डेविड बेवर अपने बच्चों के प्रति कुछ हद तक अपमानजनक थे। उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था और यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार के बाहर के बच्चों से मिलने जुलने से भी मना किया गया था। इससे वे अक्सर अपने ही विचारों में खोए रहते थे और बाहरी दुनिया के बारे में उनकी एकमात्र धारणा वही थी जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई थी। इसी तरह उन्होंने समाज के प्रति इतनी नकारात्मक सोच विकसित की और यही उन्हें अपनी अगली योजना बनाने के लिए प्रेरित करता गया। तुमने एक दिन चुना था? हाँ, जो कि कल था। कल रात का समय तय किया गया था। तुमने तारीख कैसे चुनी? अच्छा, 8 बजे। 9 बजे जब पैकेज बाहर होंगे, तुम जानते हो, गोली बारूद। वह नहीं चाहता था कि वे लोग उसे देखें, तो हम सबसे पहले घर में मौजूद सभी लोगों को मारना चाहते थे। ठीक है। इंतजार था कि पैकेज वीकेंड में आ जाए। हम दोनों 3U इकोनॉमी से बंदूकें लेकर राज्य से बाहर जाते। तो उनकी योजना तय हो गई थी।
माइकल ने यहाँ तक कहा कि उनकी योजना अपने परिवार के शवों को काटकर टुकड़े टुकड़े करने और उन्हें डिब्बों में छुपाने की थी, जब वे बंदूकों के आने का इंतजार करते हुए वहीं डेरा डाले रहते। उसने यह भी भयानक विवरण जोड़ा कि उन्होंने केवल ऑन्टम को इसलिए जिंदा छोड़ा था क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर बाद उसे कुल्हाड़ी से सिर काटने की योजना बनाई थी। लेकिन जाहिर है इन सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत में ही विफल हो गई। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था जिससे भाइयों की सारी योजना बिखर गई? हत्या की शुरुआत क्रिस्टल से हुई, जो 22 जुलाई 2015 की रात 11:30 बजे उनके कमरे में आई थी और उन्हें बॉडी आर्मर और चाकू के साथ तैयार होते हुए देखा था। माइकल ने उसे अपने कंप्यूटर के पास बुलाया और रॉबर्ट ने पीछे से उसका गला काट दिया। और फिर वह गिर गई, चिल्लाने लगी। हाँ, रॉबर्ट उसे बार बार चाकू मारता रहा। मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मेरी माँ अंदर आई और वह चिल्लाने लगी, पुलिस को बुलाओ, पापा को बुलाओ। रॉबर्ट आया, माँ पर हमला किया। तो उसने अपनी माँ को भी उसी चाकू से मारा? हाँ, वही चाकू। और उसने उन्हें कहाँ मारा? मुझे लगता है गले में भी। इस समय क्रिस्टल किसी तरह उठकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए निकल गई, लेकिन माइकल जल्दी से उसके पीछे गया और उसे वापस अंदर घसीट लाया। क्या वह जिंदा थी? हाँ, वह अभी भी चिल्ला रही थी। और फिर लगभग उसी समय पापा नीचे आए। उनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और फिर आखिरकार रॉबर्ट ने उन्हें भी काट दिया। आप जानते हैं। क्या उसने उनका गला भी काटा? अब परिवार के 3 सबसे बड़े सदस्य पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके थे, अपने माता पिता की मौत के साथ और क्रिस्टल का गला कटा हुआ जो बरामदे पर खून बहा रही थी। उन्होंने बस अपने 4 छोटे भाई बहनों को छोड़ दिया जिनके बारे में उन्हें लगा था कि वे सबसे कम परेशानी देंगे। यहीं से हम पहले की कहानी में फिर से जुड़ते हैं। और डैनियल अपने कमरे में पुलिस से फोन पर बात कर रहा है। पुलिस से बात करते हुए मैंने अपना फोन उठाया, रसोई में भागा और अंडरग्राउंड से कुछ लिया। मेरे पास सेल नहीं है। अब मेरे पास फोन उपलब्ध नहीं है। शीघ्र ही और जल्द ही। इसके बाद डैनियल को भी पीठ, कंधे और छाती पर 21 बार चाकू मारा गया। अंतिम 2 पीड़ितों को बंद कमरों में छिपा दिया गया था, लेकिन माइकल उन्हें यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि रॉबर्ट उस पर भी हमला कर रहा है। इसने उन्हें बाहर आने के लिए उकसाया और भाइयों ने एक बार फिर 6 साल के क्रिस्टोफर और 5 साल की विक्टोरिया को चाकू मारकर मार डाला, जिससे उनका हमला पूरा हुआ। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान माइकल ने रॉबर्ट पर बहुत ज्यादा दोष डाला है, यहाँ तक कि कई बार यह भी कहा कि वह तो बस वहां खड़ा था, रॉबर्ट को सारा काम करने दे रहा था और वह तो बस शुरुआत से ही इसमें शामिल था, क्योंकि उसे पता था कि रॉबर्ट तो यह करने ही वाला है और वह उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहता था। मैं किसी को भी किसी के साथ भी मारना नहीं चाहता था। मैं ये कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे करने दिया। जैसे सबको मार देना। हाँ, तुमने किसी को गर्दन में चाकू मारा था। मेरा मतलब है मैं बस कुछ। कैसा? तुम्हें अपने के ऊपर कैसा महसूस? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। मैं माँ के बारे में कैसा लगता है? उसे चाकू मारते देखा, तुमने खुद उसकी गर्दन काटी, वह खून बहा रही और चिल्ला रही, कैसा लगता है? नहीं। इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। दुर्भाग्यवश उसके इंटरव्यू में रॉबर्ट को बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी। पूरी सच्चाई बताते हुए और कुछ नहीं, आखिरकार पुलिस को यह इशारा दिया कि माइकल की भूमिका शायद उससे बड़ी थी जितना उसने पहले बताया था। जो लोग रॉबर्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं वे मुझे जल्दी से बताओ कि वह क्या कह रहा है कि तुमने क्या किया। हाँ, और तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया है, ठीक है? तो मुझे पता है कि तुम पूरी तरह ईमानदार नहीं हो। मैं तो बस उन सैकड़ों लोगों में से एक हूँ जो इस मामले को देखेंगे। स्टेट पुलिस आ रही है। हर छुरा घोंपने की घटना हमें पता चल जाएगी। तुम्हारे पास चाकू थे और तुमने सबको छुरा घोंपा है, तो तुम दोनों एक ही स्तर पर हो। कौन ईमानदार बनेगा और इस बात को सही करेगा और कौन झूठा है, ठीक है? तुम इनमें से कौन बनना चाहते हो? तुम कौन बनना चाहोगे? अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस को सिर्फ इतनी सी साधारण बात कहनी पड़ती है जिससे माइकल खुल जाता है और आखिरकार यह कबूल कर लेता है कि वह हत्याओं में रॉबर्ट जितना ही बड़ा हिस्सा था। माइकल ने स्वीकार किया कि उसने क्रिस्टल और अपनी मां का गला रेता था, साथ ही क्रिस्टोफर को चाकू मारकर मार डाला था। और हमेशा की तरह एक कबूलनामे से दूसरा कबूलनामा हुआ और हमें इन विकृत किशोरों के दिमाग में और भी गहराई से झांकने का मौका मिला। तुमने अपने परिवार को इसलिए चाकू मारा क्योंकि वे तुम्हारी योजना रास्ते में थे? वे रास्ते में थे और आप जानते हैं, ज्यादा गिनती के लिए। ये गिनती कितना भ्रमित करने वाला है। क्या यह कोई खेल है? ये मशहूर हो गया है, खेल बन गया है।
अब ये पूरी तरह से सामने आ गया है कि ये हत्याएं वास्तव में किसी भी हद तक व्यक्तिगत नहीं थीं और इस नरसंहार का और आगे होने वाले किसी भी हत्याकांड का पूरा कारण केवल पहचान और प्रसिद्धि प्राप्त करना था। ये बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब घर की तलाशी में घूमती हुई निगरानी कैमरे और स्टोरेज ड्राइव्स मिली, जिनमें उनकी सारी योजनाएं सेव थीं। बाद में रॉबर्ट ने खुलासा किया कि वे 2 वीडियो बनाने की योजना बना रहे थे, एक पुलिस को चिढ़ाने के लिए और दूसरा ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए। माइकल की इंटरव्यू फुटेज का बाकी हिस्सा उसमें एक बयान लिखने का है जो दुर्भाग्यवश कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन जो कुछ भी उसने लिखा था वह शायद काफी विकृत था, क्योंकि उस पर नजर रखने वाला जासूस उसे पूरा पढ़ भी नहीं सका और इस तरह प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, मुकदमे में दोनों लड़कों के पास ज्यादा मौका नहीं था, फिर भी माइकल ने पागलपन के आधार पर दोषी न होने की दलील देने की कोशिश की। हालांकि यह दोनों के लिए अच्छा नहीं रहा और उन्हें बिना पैरोल की संभावना के 5-5 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बचे हुए बच्चे क्रिस्टल और ऑटम दोनों को एक ही दंपति ने गोद ले लिया। लेकिन तथ्य यह है कि कभी बड़ी और एकांत प्रिय रही ये परिवार अब केवल एक घिनौनी किंवदंती के रूप में उस कभी शांत रहे ब्रोकन एरो शहर के हर निवासी के ज़मीर पर बोझ बनकर रह गया है।